नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे राजनीतिक तंत्र से संबंधित एमसीक्यू, क्योंकि पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन है यहाँ पे और 1995 से लेकर 2019 तक के सवाल यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। और किस परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ये है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है। अब तक की वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के और इस सेट में 10 प्रश्न कंप्लीट करते हैं और हर सेट में हम 10 प्रश्न कंप्लीट करते हैं। इसके बाद एक सेट आता है लास्ट का, ये 12 लेक्चर के बाद ही आएगा, जिसमें राजनीतिक तंत्र से संबंधित पिछले 25 वर्षों के सारे प्रश्न एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आपको एक एक करके सेट देखना है जिसमें 10 प्रश्न होते हैं, आप इस प्रकार भी सेट देख सकते हैं, या फिर एक जो आखिरी लेक्चर आएगा उसको भी देख के इस टॉपिक के क्वेश्चन का कंप्लीट आप कर सकते हैं। पहला सवाल है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। सन 2015 में सवाल पूछा गया है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आंसर इसका डी। आंसर इसका डी। भारत में जो संसदीय प्रणाली है, संसद प्रणाली की सरकार है, और ये क्यों क्योंकि यहाँ पे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसका उत्तर ये है, आंसर इसका डी। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में सवाल पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताने। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर लग जाता है। पहले प्रश्न का शीर्षक पढ़े, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्या हमको चूज करना है, क्या हमको छांटना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताने। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे कथन। तो कथनों से संबंधित यहाँ पे कूट दिए गए हैं, इन कूटों की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर हमको देना है। पहला कथन यहाँ पे, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। अगला है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तीसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए, पहला वाला कथन है वो सही है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन जो तीसरा कथन यहाँ पे, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये गलत है। वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा राज्यसभा में हो सकती है। तो यहाँ पे तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको बताने हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है, उससे संबंधित कूट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1 2 3, यहाँ पे केवल 1 और 2 वाला ऑप्शन यहाँ पे बी है। आंसर इसका बी है इसका आंसर। संविधान के अनुच्छेद 109 के ए के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, और धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के प्रति प्रेषित किया जाता है, जिससे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अनुदान की मांगों पर मतदान केवल लोकसभा ही कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कह दिया गया था चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तीसरा वाला। अगला सवाल है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? सन 2015 में सवाल पूछा गया। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे बात हो रही है बहुमत। ठीक है, किस बहुमत के द्वारा यहाँ पे पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ठीक है, यहाँ पे बहुमत की बात हो रही है, किस बहुमत के द्वारा यहाँ पे पारित किया जाना होता है, तो ये हमको बताना है। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सदनों का 2/3 बहुमत, या फिर सदनों का पूर्ण बहुमत। तो यहाँ पे जब संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, संयुक्त बैठक होती है, तो यहाँ पे साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना होता है। ठीक है, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाना होता है। ठीक है, आंसर इसका ए। आंसर इसका ए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कब कब ये संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 3 बार ही अब तक बुलाई गई है। पहली है
दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961 के तहत ये बुलाई गई थी। दूसरा है बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 के तहत, और ये आतंकवाद निरोधक विधेयक कोटा 2002 के तहत की संयुक्त बैठक यहाँ पे बुलाई गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बहुमत के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 4 प्रकार का होता है बहुमत, सामान्य या साधारण बहुमत, दूसरा है पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, और चौथा है विशेष बहुमत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों बहुमत, चारों के आसपास की कहानी घूमेगी। ठीक है, जब भी बहुमत की बात आती है चारों के आसपास की कहानी घूमेगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम एक एक करके सभी के बारे में। यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, जिसको आपको याद रखना है। एक शब्द से आप काफी कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत, ये कब होता है, और ये पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सदस्य संख्या, यहाँ पे सदस्य संख्या, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे उपस्थित सदस्य संख्या इंपॉर्टेंट होती है, उपस्थित। ठीक है, सदन में उपस्थित सदस्य संख्या और सदन की कुल सदस्य संख्या, ये दो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सामान्य बहुमत और प्रभावी बहुमत की बात जब भी होगी तो उपस्थित सदस्यों की संख्या है वहाँ पे बात होगी, और यहाँ पे पूर्ण बहुमत या विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी की बात होगी तो कुल सदस्यों की संख्या की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, अब इतना समझने के बाद हम एक एक करके इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सामान्य या साधारण बहुमत क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी फिर वर्किंग मेजॉरिटी। साधारण बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको जब बताया था पिछली साइड में, तो यहाँ पे है उपस्थित सदस्यों का। ठीक है, उपस्थित सदस्यों का है 50% से अधिक होता है। उदाहरण के रूप में किसी समय निम्न सदन अर्थात लोकसभा में 543 सदस्य पूरे उपस्थित नहीं है, तो उस समय उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक को ही बहुमत मान लिया जाता है। ठीक है, मान लो जो 543 है पूरे के पूरे नहीं गए, जितने भी गए उसमें से 50%, उसमें से कितने उपस्थित में से 50% से अधिक हो, 50% से अधिक हो तो ये कंडीशन बनती है, उसको ही बहुमत मान लिया जाता है। ठीक, उसको ही बहुमत मान लिया जाता है और इसे साधारण बहुमत कहा जाता है। ठीक है, इसमें उपस्थिति महत्वपूर्ण है, याद रखिए उपस्थित, जितने उपस्थित है उसका 50% से अधिक। ठीक है, और इसी प्रकार यह राज्यसभा में भी लागू होता है। ये हमने बात की किसकी, लोकसभा की 543 सीटें। ठीक है, 543 सीटें लोकसभा की। इसी प्रकार ये राज्यसभा में भी लागू होता है। राज्यसभा में भी उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक को साधारण बहुमत कहा जाता है। यहाँ पे देखिए उपस्थित सदस्य, ठीक है, उपस्थित सदस्य, मैं बार बार इसलिए हिंट कर रहा हूँ क्योंकि इसी से पूरा जो इसका प्रकार है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला है साधारण बहुमत को निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार है, उपस्थित सदस्यों की संख्या बटे 2 धन 1। ठीक है, यानी वही 50% धन 1। ठीक, 50% से अधिक हो तो ये बहुमत कौन सा, साधारण बहुमत होगा या फिर सिंपल मेजोरिटी जिसको बोलेंगे। अगला है यहाँ पे पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। पूर्ण बहुमत का अर्थ है विधान मंडल या संसद सदन सभा के कुल व उपस्थित सदस्य संख्या, कुल यहाँ पे कुल की बात हो रही है। ठीक है, कुल व उपस्थित सदस्य संख्या के 50% धन 1 या 50% +1 सदस्यों के समर्थन से कोई विधेयक पारित होना या निर्णय लेना। ठीक है, इसको बोलेंगे पूर्ण बहुमत, यानी कुल सदस्य जितने हैं, ठीक है, कुल सदस्य जितने हैं उसका 50% धन 1, ये यदि इस प्रकार कंडीशन बनती है तो ये होता है पूर्ण बहुमत। ठीक है, कुल सदस्य बोल रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ उपस्थित नहीं, कुल व उपस्थित दोनों यहाँ पे है। ठीक है, कुल भी होना चाहिए, उपस्थित भी होना चाहिए। समझ में, जैसे 543 है, 543 में बात करते हैं हाफ की। ठीक है, इसके हाफ की धन 2 बटे 2 धन 1। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे बनने वाली, समझ में आया, 543 बटे 2 धन 1, इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे बहुमत को निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, सदन की कुल संख्या, संसद की कुल सदस्य संख्या, ये हम बात कर रहे हैं लोकसभा से संबंधित। ठीक है, बटे 2 धन 1, ये कंडीशन यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पर 50% धन 1 ये निकल के आता है फॉर्मूला। यहाँ जो 50% दिया गया है वह उपस्थिति और मतदान करने वालों की संख्या नहीं है, यह संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा है। ठीक है, कुल सदस्य संख्या, जैसा कि मैंने बताया अभी, कुल सदस्य संख्या का ये आधा है।
तो ये होता है पूर्ण बहुमत की कंडीशन। अगला है प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी, जब लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, जब लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना हो, या जब राज्यसभा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये लोकसभा है, ठीक है, और ये है राज्यसभा, ये लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पे इसके अध्यक्ष और ये है उपाध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे सभापति, उपसभापति, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों, ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, इसको यदि इनको हटाना है तो इनको हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। और मतदान के समय उपस्थित सदन के, यहाँ पे देखिए उपस्थित सदन के 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हो या खाली सीटों को छोड़कर उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है प्रभावी बहुमत। अगला है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। विशेष बहुमत को स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है। इसका उपयोग सदन में मुख्य रूप से दो कारणों के लिए किया जाता है। पहला, जब संविधान में संशोधन करना हो, ठीक है, संविधान में संशोधन करना हो, तथा दूसरा है जब महाभियोग लाना हो। ये दो कंडीशन में विशेष बहुमत का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। विशेष बहुमत पूर्ण बहुमत और साधारण बहुमत से भिन्न होता है। ठीक है, पूर्ण बहुमत और साधारण बहुमत से भिन्न होता है, और इसमें सदन के कुल सदस्यों का 2/3 गिना जाता है। ठीक है, 2/3 इसमें गिना जाता है, अर्थात किसी भी सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 को विशेष बहुमत कहा जाता है। 2/3 बहुमत यदि मिल गया, ठीक है, सदस्य संख्या ये है गुना सदस्य संख्या गुणा 2/3, 2/3 यहाँ पे है, 2/3 यदि है तो यहाँ पे ये विशेष बहुमत हो जाता है। ठीक है, विशेष बहुमत। तो ये इस प्रकार ये चारों बहुमत के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे संबंधित आगे भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में सवाल पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताने। ठीक है, तो कथन हम देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्या भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है? क्या ऐसा सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है, ये होती है राष्ट्रपति में निहित। ठीक है, ये होती है राष्ट्रपति में निहित। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन हम देखते हैं, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या ये प्रधानमंत्री होता है सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष? सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। ठीक है, ये कैबिनेट सचिव होता है, यानी जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, अधिकारी वर्ग, ठीक है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव, वो यहाँ पे सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री जी नहीं होते। तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से हम देख लेते, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ना ही एक ना ही दो। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, और इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है राष्ट्रपति, और मंत्रिमंडल या कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कैबिनेट सचिव होता है वो होता है सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किस चीज को क्रियाशील बनाता है? सन 2017 में सवाल पूछा गया। ऑप्शन है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र की। ठीक है, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र की, या फिर कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो यहाँ पे जो पहला है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ये की नहीं, यहाँ पे है को है। ठीक, पढ़ने के बाद समझ में आए, ये है को, तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, ये भी नहीं है।
गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, ये भी नहीं है। अगला है समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। हाँ, तो ये चौथा वाला यहाँ पे सही है। आंसर इसका डी। 2006 में नई दिल्ली में संपन्न आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का विषय था 2020 तक एशिया प्रशांत में स्थानीय शहरीकरण के लिए एक दृष्टि। और भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी नहीं करता है, और इसका दूसरा सम्मेलन ईरान के तेहरान शहर में हुआ था। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे आगे बताया गया था। आंसर इसका डी। समाज में समानता की होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें समाज में समानता होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, या फिर विचारधारा का अभाव है। सन 2017 में सवाल पूछा गया। तो समाज में समानता का जो समानता है, इसका मतलब क्या है? विचारधारा का अभाव? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का अभाव? नहीं, तो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए अच्छी। ये यदि पॉजिटिव वे में हो तो ये अच्छी है, तो ये भी नहीं है इसका उत्तर। ठीक है, अवरोधों का अभाव? ऐसा नहीं है। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। सभी लोग समान है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे समान है, कोई विशेष नहीं है। तो यहाँ पे विशेषाधिकारों का अभाव होने के कारण यहाँ पे समाज में समानता है। तो आंसर है इसका ए। भारतीय समाज में समानता होने का निहितार्थ यह है कि समाज में विशेषाधिकारों का अभाव है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इसकी पुष्टि करता है। समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 18A ने भारत के नागरिकों के विशेषाधिकार सैन्य या शैक्षणिक छोड़कर समाप्त कर दिया है। ठीक है, आंसर है इसका ए। सवाल है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? सन 2017 में सवाल पूछा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राज्यसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो यहाँ पे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे राज्य विधानसभा का विघटन, हाँ ये है। ठीक है, इस प्रश्न को ये सेटिस्फाई करेंगे। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, ये इसके अंतर्गत नहीं है। और तीसरा है स्थानीय निकायों का विघटन, हाँ तो इसके अंतर्गत ये है। ठीक है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? यहाँ पर ये पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सही वाले हम कूट यहाँ चुन लेते हैं, केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 2 3। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या राष्ट्रपति राष्ट्रपति या तो विधानसभा को निलंबित कर सकता है या विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन में स्थानीय निकायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रपति शासन में राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। 2017 में सवाल पूछा गया, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। यहाँ पे भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। देखिए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, बिल्कुल किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, हाँ ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा इसका नहीं। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम नहीं है। ठीक है, संघ राज्य वाक्यांश 2 कारणों से अधिमानित किया गया है। एक, भारत फेडरेशन संघ अमेरिकी संघों जैसे राज्यों के बीच समझौता का नतीजा नहीं है, जैसा अमेरिका में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे वहाँ की जो राज्य है आपस में मिलके उन्होंने एक संधि की है। ठीक है, एक संधि की है या समझौता किया है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा समझौता नहीं किया गया है। और दूसरा,
राज्यों को महासंघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में कोई राज्य यदि चाहे कि भारत से अलग हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी शक्ति नहीं है। लेकिन यूएसए में यदि कोई राज्य अलग होना चाहे तो वो हो सकता है। भारत एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी और अभिन्न है तथा केवल प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग राज्यों में ये विभाजित है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग राज्यों में ये विभाजित है। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका डी। भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला सवाल है, स्थानीय प्रशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। यह एक प्रयोग है। यहाँ पे ऑप्शन देखना है, संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च व्याख्या क्या की जा सकती है? यह किसका प्रयोग है? यह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। आंसर है इसका बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। आंसर हो जाएगा इसका बी। विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण स्थानीय स्वशासन के प्रमुख पहलू हैं और भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। ग्राम पंचायत कल्याणकारी और स्वच्छता परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर सकती है। संघवाद स्थानीय स्वशासन का प्रतिनिधित्व नहीं करता और न ही प्रशासकीय प्रत्यायोजना प्रशासनिक प्रतिमंडल है, क्योंकि स्थानीय स्व सरकारी निकाय राजनीतिक संस्थाएं होती है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। जहां जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्णय लिया जाता है वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ पे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्णय यदि लिया जा रहा है तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पे नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया इस प्रश्न का, यहाँ पे है बी। अगला सवाल है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पे संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका जो होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। जो कार्यपालिका है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका सी। शासन के संसदीय स्वरूप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कार्यपालिका अर्थात सरकार हमेशा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका की स्वच्छंदता पर विधानमंडल रोक लगाती है। भारत में शासन का संसदीय स्वरूप ही अपनाया गया है और कार्यपालिका और विधानमंडल कभी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। कार्यपालिका के किसी कार्य हेतु विधानमंडल की सहमति आवश्यक है और इस प्रणाली में सरकार के मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति अध्यक्ष को भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। तो ये थे यहाँ पे 10 प्रश्न। आई होप ये सेट आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।